तो वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज के वीडियो के माध्यम से तीव्र गति से 100 एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करेंगे जो कि कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के होंगे। एमजेपीआरयू बरेली विश्वविद्यालय जिसका पेपर जो है लगा हुआ है आपका 30 जून को, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। इससे पहले कल की वीडियो में आपने देखा होगा एक पेपर पूरा मैंने सॉल्व करवाया था 1-1.5 घंटे का, वो भी एमजेपीआरयू के लिए था और ये भी है। इसके अलावा 2026 में जब आप जाएंगे तो सभी विश्वविद्यालयों में के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जैसे कि राम मनोहर लोहिया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काजी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय। इसके अलावा आपका चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, मासा कुंभरी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर रज्जू भैया, या ऐसे तमाम प्रकार के और भी विश्वविद्यालय, उन सभी में सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास 2026-2027 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये एमजेपीआरयू बरेली जो 30 जून को पेपर है 2025 में, उसके लिए मैं बना रहा हूँ वीडियो अभी। बहरहाल ये इंपॉर्टेंट होगा आगे की परीक्षाओं के लिए भी। ठीक है, तो बहुत तीव्र गति से बहुत कम समय में मैं आपको 100 क्वेश्चंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्यक्तित्व के निर्माण की शुरुआत होती है। व्यक्तित्व के निर्माण की शुरुआत कहाँ से होती है बेटा? परिवार से होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो शुरुआत होती परिवार से होती, फिर समाज में, फिर विद्यालय, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। लेकिन व्यक्तित्व के निर्माण की शुरुआत पूछा गया तो परिवार से, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन से, आधुनिक काल में व्यक्तित्व किस पर आधारित होता था? सर्वांगीण विकास पर, या शारीरिक रचना पर, या फिर दोनों पर? तो आधुनिक काल में व्यक्तित्व जो है किस पर आधारित होता है? व्यक्तित्व जो होता है सर्वांगीण विकास पर, यानी कि चौतरफा विकास हो, शारीरिक डेवलपमेंट भी हो, बुद्धि सभी का विकास हो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन से, किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप होता है? तो व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र, मतलब क्या है? व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है, गिलफोर्ड ने कहा था। अगला क्वेश्चन से, किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र गुणवत्ता है या गुणात्मकता है? इसको कहा था वुडवर्थ नाम के विद्वान ने, मनोवैज्ञानिक है। अगला क्वेश्चन है कि किसके अनुसार हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है? किसने कहा था? हम जो कुछ भी करते हैं वही व्यक्तित्व है, इसको वाटसन महोदय ने कहा था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, व्यक्तित्व किसके अनुसार व्यक्तित्व आदतों की उन व्यवस्थाओं का समन्वय है जो वातावरण के साथ व्यक्ति की विशिष्ट अभियोजना का प्रतिनिधित्व करती है। इसको किसने परिभाषित किया था? केम्फ नाम के एक विद्वान है, उन्होंने। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार वातावरण के साथ सामान्य एवं अस्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है? किसने कहा था? इसको कहा था बोरिंग नाम के विद्वान ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है? ऐसा किसने कहा था? ये क्वेश्चन लगातार परीक्षा में आता है, बेलिंटन ने कहा था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक गुणों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है? इसको किसने कहा था? अल्पोर्ट नाम के विद्वान ने कहा था। ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन से, किसके अनुसार व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा? इसको किसने कहा था? इसको कहा था केटल ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अल्पोर्ट और केटल बड़े फेमस विद्वान है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, पेटेल और अल्पोर्ट ये सब बड़े फेमस विद्वानों में इनका नाम आता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। व्यक्तित्व को लेकर के अल्पोर्ट ने भी बड़ा काम किया है और इन्होंने भी, बेलेंटेन ने भी बड़ा काम किया है। ठीक है, लेपियर महोदय ने व्यक्तित्व के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं। तो ये सब चीजें हैं, ध्यान रखेंगे इन चीजों को, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता रहता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आते रहते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है? किसने कहा था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इसको कहा था डेसिल नाम के विद्वान ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यक्तित्व से बनने वाले सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने बता दिए हैं अभी तक विश्वविद्यालय में जो पूछे गए, विभिन्न विश्वविद्यालयों में, इससे बाहर नहीं आएगा। व्यक्तित्व आत्मज्ञान का दूसरा नाम है और यह पूर्णता का प्रतीक है। किसने कहा था? इसको किसने कहा था? दार्शनिक दृष्टिकोण, मतलब ये दार्शनिक दृष्टिकोण है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कौन सा दृष्टिकोण सबसे उचित दृष्टिकोण है क्योंकि इसमें वैज्ञानिकता पाई जाती है? तो होता है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन से, वह गुण जो बालक या व्यक्तित्व को अपने माता पिता या पूर्वजों से मिलता है उस गुण को क्या कहते हैं? उसको वंशानुक्रम कहा जाता है। बालक का विद्यालय, खेल का मैदान, समाज, परिवार आदि कारक किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब बालक को प्रभावित करते हैं, ये सब वातावरण के अंतर्गत आते हैं और वातावरण का, आनुवंशिकता का, दोनों का प्रभाव पड़ता है किसी बच्चे के व्यक्तित्व विकास में। अगला क्वेश्चन से, किसके अंतर्गत बालक की जैसे रुचि हो गई, अभिवृत्ति है, अभिक्षमता है, ये सब आते हैं? ये सब किसके अंतर्गत आते हैं बेटा? ये सब किसके अंतर्गत आते हैं?
ये सब आपके आते हैं मनोवैज्ञानिक कारक के अंतर्गत, सी ऑप्शन। मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्रायड है। लिबिडो की अवधारणा किसने दी? सिगमंड फ्रायड ने। इड, ईगो एंड सुपर ईगो की अवधारणा किसने दी? सिगमंड फ्रायड ने दी, ध्यान रखेंगे। मनोविश्लेषणवाद ने व्यक्तित्व के जीवन के कितने वर्ष व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण माने हैं? व्यक्तित्व निर्माण के लिए जो शुरुआती 5 साल होते हैं बहुत जरूरी होते हैं, ऐसा सिगमंड फ्रायड का मानना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से व्यक्तित्व को शारीरिक रचना के आधार पर किसने वर्गीकृत किया है? शारीरिक शारीरिक रचना पर क्रेस्मर महोदय ने बांटा है। क्रेस्मर महोदय ने व्यक्तित्व को कई भागों में बांटा है, बेसिकली 4 भागों में बांटा है। पहला है एस्थेनिक, एस्थेनिक जो लंबे होते हैं, दुबले पतले होते हैं, लंबे होते हैं और दुबले होते हैं शरीर से, ठीक है। बुद्धिवादी होते, चिंतनशील होते हैं, विद्वान होते हैं। दूसरे होते हैं एथलेटिक टाइप के व्यक्ति। एथलेटिक जो होते हैं वो शारीरिक गठन उनका मजबूत होता है, मांसपेशियां सुगठित होती हैं, शरीर एकदम से लंबा चौड़ा संतुलित होता है, शक्तिशाली होते हैं, साहसी निर्भीक होते हैं, सभी को अपने अंडर में रखने का काम करते हैं, प्रभुत्व की इच्छा रखते हैं। तीसरा होता है पिकनिक टाइप का व्यक्ति। पिकनिक मोटे कद के, छोटे होते हैं, गोल मटोल टाइप के, ठीक है, और चेहरे की आकृति गोल आकृति होती है, मिलनसार हंसमुख स्वभाव के होते हैं, हमेशा हंसी मजाक करने वाले होते हैं, पिकनिक व्यक्तित्व। चौथा होता है डिस्प्लास्टिक व्यक्तित्व। इस प्रकार के व्यक्तित्व जो तीनों प्रकार के मिश्रित रूप वाले होते हैं उन्हीं को डिस्प्लास्टिक कहा जाता है, ठीक है। वो बहुत कम संख्या में होते हैं बेसिकली। तो क्रिस्मर ने व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऐसे ही अल्पोर्ट महोदय भी व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं। सेल्डन महोदय ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है, एक्टोमार्फिक, एंडोमार्फिक और मेसोमार्फिक। मार्गन एंड गिलीलैंड ने बांटा है जो है 4 प्रकार से। प्रफुल्ल व्यक्तित्व, एक उदास व्यक्ति होता है, एक चिड़चिड़े होते हैं, एक अस्थिर होते हैं। कार्ल जुंग महोदय ने 2 भागों में बांटा है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी जो अपने आप में ही खुश रहते हैं, किसी से बातचीत नहीं करते हैं, विद्वान होते हैं। लेकिन जो बहिर्मुखी होते हैं वो समाज प्रिय होते हैं, यथार्थवादी होते हैं, सभी से बातचीत करते हैं, समाज में उनका जो है चीजें रहती हैं, ये सब चीजें हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, संचार के गतिशील प्रक्रिया मॉडल के प्रतिपादक। संचार के गतिशील प्रक्रिया मॉडल के प्रतिपादक हैं बर्लो नाम के विद्वान। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन से संगठनात्मक संचार के व्यवहारात्मक प्रक्रिया मॉडल का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था? जॉन बेनबर्ग और विलियम चिलमोंट ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से संचार प्रक्रिया पूर्ण होती है, तो संचार प्रक्रिया जो पूर्ण होती है वो प्रतिक्रिया प्राप्त होने पर पूर्ण होती है, यानी कि फीडबैक मिलने पर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ये सब क्वेश्चन परीक्षा में आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन से अदृश्य संदेश को स्वरूप प्रदान करने के लिए उसे डिकोड किया जाता है। बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इसलिए मैं तीव्र गति से बता रहा हूं ताकि आपके पास समय कम है और कम समय में तीव्र गति से आप प्रैक्टिस कर लें। अगला क्वेश्चन से संदेह, बाकी शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर आप देखेंगे तो लगभग 3-3 घंटे की 2 वीडियो 600 क्वेश्चंस की अवेलेबल हैं। एक ही वीडियो अगर देख लेंगे आप, शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर पड़ी हुई है, तो उसमें आपका काम हो जाएगा। उसमें मैंने विस्तार से हर चीज समझा रखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास। संदेश के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? तो संदेह के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त प्रतिक्रिया जो होती है उसको हम प्रतिपुष्टि कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। संदेश के परिप्रेक्ष्य में, संदेह नहीं संदेश कर ले यहाँ पर। फिडलर मॉडल जो है संबंधित है, फिडलर मॉडल नेतृत्व से संबंधित है। 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है। प्रभावपूर्ण संदेश के जो सेबंसी होते हैं उसमें सम्मिलित है, सेबंसी में सम्मिलित है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रभावपूर्ण जो सेबंसी होता है या सेबंसी संचार जो होता है उसमें 7 सी का अलग अलग मतलब होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो संचार में जो सेबंसी होता है उसका क्या मतलब होता है 7 सी का, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा भाई। प्रभावपूर्ण संदेश में 7 सी का क्या मतलब होता है? 7 सी जो होता है उसके एक एक सी का मतलब अलग अलग होता है। जैसे कि पहला सी होता है क्लियरिटी यानी स्पष्टता, संदेश साफ साफ होना चाहिए, शब्दों और वाक्यों में भ्रम नहीं होना चाहिए। दूसरा होता है संक्षिप्तता यानी कॉन्सियसनेस, यानी बात को कम से कम शब्दों में बिना आवश्यक विस्तार के कहना चाहिए। तीसरा होता है आपका सही होना यानी कि करेक्टनेस, यानी भाषा, तथ्य और व्याकरण की दृष्टि से संदेश शुद्ध होना चाहिए ताकि चीजें समझ में आए। इसके अलावा कंप्लीटनेस, पूर्णता होनी चाहिए संदेश में, वह सभी जानकारी होनी चाहिए जो सुनने और पढ़ने को जो है जरूरी होती है। इसके अलावा जो है कंसीडरनेस होना चाहिए, विचारशीलता जिसको कहते हैं, श्रोता और पाठक के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए संवाद करना चाहिए। इसके अलावा सुस्पष्ट होना चाहिए संदेश, ठीक है, कंक्रीटनेस होना चाहिए, ठीक है, उदाहरण के साथ होना चाहिए, आंकड़े तथ्य देकर के चीजों को समझाया जाए। इसके अलावा शिष्टता होनी चाहिए, संदेश में आदर विनम्रता का भाव होना चाहिए। तो 7 सी मतलब यही चीजें होती हैं, 7 सी में यही चीजें शामिल होती हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। इसमें क्या शामिल होता है आपका
तो इसमें देखिए संक्षिप्तता शामिल होती है, पूर्णता भी शामिल होती है, अस्पष्टता भी शामिल होती है, उत्तर नहीं शामिल होता है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रभावपूर्ण संचार के प्राइड प्रतिमान का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो प्राइड प्रतिमान जो सिद्धांत है इसको किसने दिया था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रभावपूर्ण तो इसको किसने दिया? वर्धमान और वर्धमान ने दिया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। वर्धमान और वर्धमान के द्वारा दिया गया था, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला सेबंसी का प्रथम सिद्धांत है, सेबंसी का प्रथम सिद्धांत क्या है? सेबंसी का प्रथम सिद्धांत क्या है बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सेबंसी का प्रथम सिद्धांत है अस्पष्टता, ठीक है। क्या होता है भाई, सेवन सी का प्रथम सिद्धांत क्या है? इसमें अस्पष्टता नहीं, तो इसमें से दूसरा आपका पूर्णता हो जाएगा, ठीक है। पूर्णता बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्णता बिल्कुल, ठीक है। अगला, संदेश की पूर्णता के 5 W में से नहीं है। 5 W में से क्या नहीं, बताएं भाई। संदेश की पूर्णता में 5 W में से क्या नहीं है? 5 W कौन कौन से हैं? संदेश की पूर्णता के 5 W कौन कौन से हैं? संदेश पूर्णता के 5 W कौन कौन से हैं? बिल्कुल राइट आंसर है कब, कौन और क्या होगा आपका? कब, कौन, कहाँ, कब, कौन, कहाँ, ये तीनों होगा, किसे नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें होता है हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये सब होता है, ठीक है। इसमें कैसे नहीं शामिल होता, मतलब कि ये ठीक ध्यान रखें, किसे नहीं शामिल होता है, बाकी सब शामिल होता है, क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यानी कब क्या कहने, मतलब संदेश में क्या होता है, जैसे कोई घटना घटित हुई, संदेश किसके लिए है, सबसे पहले यानी किससे किससे संबंधित है, हु। फिर दूसरा होता है व्हाट, यानी कि संदेश क्या है। फिर होता है व्हेन, यानी घटना कब घटित हुई, कब पूरी हुई, ये कब होता है। फिर आता है वेयर, यानी घटना कहाँ पर घटित हुई, स्थान कहाँ है। फिर आता है व्हाई, यानी कि कारण क्या है। और फिर उसके बाद में एक छठा भी डब्ल्यू आ जाता है, उसमें आता है हाउ, हाउ मैंने कैसे, प्रक्रिया क्या थी उसकी, ठीक है, ये सब, लेकिन हाउ बाद में आता है। अगला क्वेश्चन आ चुका, प्रभावपूर्ण संचार में आवश्यक तत्व तो नहीं है इनमें से। आवश्यक तत्व तो क्या नहीं बेटा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, अच्छा श्रोता होना, नम्रता और शारीरिक भाषा का उचित प्रयोग, तीनों जरूरी है। द्विअर्थी भाषा का संदेश में बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए संचार में, ये संचार जो है अवरुद्ध हो जाता है। प्रभावी संप्रेषण होता है, संप्रेषण माने संचार, तो प्रभावी संप्रेषण यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है संक्षिप्त, पूर्ण और स्पष्ट, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्राइड प्रतिमान का प्रतिपादन किसने की, मतलब कब किया गया था, बताएं, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। प्राइड प्रतिमान सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया? प्राइड प्रतिमान सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था 1900, कब किया गया था? 1973 ईस्वी में किया गया था, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1973 राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन से, प्राइड में पी का मतलब क्या होता है? प्राइड का मतलब, प्राइड में पी का मतलब क्या होता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पी का मतलब होता है आपका पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। प्रभावपूर्ण संप्रेषण किसी व्यवसाय का क्या होता है? तो किसी व्यवसाय का जीवन रक्त होता है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, इसमें से कौन सा प्रभावपूर्ण संचार के 7C से संबंधित है? 7C से कौन संबंधित है इनमें से? प्रभावपूर्ण संदेश के सिद्धांत, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। संप्रेषण के 4 यस कौन कौन से हैं? संप्रेषण के 4 यस कौन कौन से हैं? संचार के 4 यस कौन कौन से भाई? पहला होता है आपका संक्षिप्तता, दूसरा होता है आपका, दूसरा क्या होता है आपका? दूसरा होता है आपका क्या नाम है, संक्षिप्तता, साधारण और शक्ति निष्ठावान, बिल्कुल ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन वहीं पर आप देखेंगे, प्रश्न, जब प्रेषक के द्वारा प्रेषित संदेश अपने मूल रूप में प्राप्त कर्ता तक नहीं पहुंचता है, तब उसे इस प्रकार का संदेश कहा जाता है, तब उसको हम भ्रमित संचार कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न आ चुका है, डैश डैश को व्यक्तित्व के पहले व्यापक सिद्धांत का श्रेय दिया जाता है। तो सिगमंड फ्रायड को व्यक्तित्व के पहले व्यापक सिद्धांत का श्रेय दिया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व गुण एक बहिर्मुखी व्यक्तित्व का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व की अगर बात की जाए, तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व जो समाज केंद्रितता उसके अंदर होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्ल जुंग ने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी 2 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेसमर द्वारा दिए गए व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? तो क्रेसमर महोदय मैंने आपको बताया था एथलेटिक, एस्थेनिक और पिकनिक टाइप के व्यक्तित्व बताए हैं। एस्थेनिक नहीं बताया, एथलेटिक, एस्थेनिक, एस्थेनिक
एस्थेटिक नहीं बताया है, एस्थेनिक, एथलेटिक और पिकनिक टाइप को बताया है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी एस्थेटिक नहीं बताया। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व को मापने का विषयगत मूल्यांकन परीक्षण जो टीएटी होता है, एक है टीएटी को बोलते हैं थियोमेटिक एप्रोसिएशन टेस्ट, इसको दिया था मार्गन एंड मुरे ने। एक होता है सीएटी, सीएटी होता है आपका कौन सा, चिल्ड्रन या चाइल्ड एप्रोसिएशन टेस्ट, जिसको लियोपोल्ड बेलक ने दिया था, ये बात ध्यान रखेंगे। 11 साल तक के बच्चों का टेस्ट व्यक्तित्व मापन के लिए सीएटी प्रक्षेपी टेक्निक का प्रयोग करते हैं व्यक्तित्व मापन के लिए, और टीएटी व्यक्तित्व जो होता है 11 साल से यानी 13 साल से ऊपर बच्चों का टेस्ट होता है उसमें, ठीक है। तो ये एक व्यक्ति परख यानी कि ये क्या है, एक प्रकार से ये प्रक्षेपी टेक्निक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी टेक्निक है ये, ठीक है, प्रोजेक्टिव मेथड है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण है। व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण जो इसमें से क्या है भाई, इसमें से व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण क्या होता है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, क्रेसमर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है, तो क्रेसमर ने 4 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें, मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था। व्यक्तित्व माप की जो बाल अंतर्बोध परीक्षण सीएटी किसके द्वारा दी गई है, लियोपोल्ड बेलक के द्वारा दी गई है, ये बात ध्यान रखेंगे। मार्गन एंड मुरे ने टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण दिया था, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है एमएमपीआई, एमएमपीआई क्या होता है, मिनेसोटा, एक प्रकार से मिनेसोटा मल्टीपेसिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी कहते हैं इसको, ठीक है, एमएमपीआई को। एक परीक्षण है जिसका प्रयोग व्यक्ति को किसको मापने के लिए करते हैं, तो व्यक्तित्व मापने के लिए करते हैं। ये ऑप्शन परीक्षा में लगातार क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन आपसे आ सकता है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का परीक्षण का उपयोग व्यक्तित्व संरचना का आकलन करने और भावात्मक प्रवृत्तियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हरमन रोसा ने दिया था रोसा इंक ब्लॉट परीक्षण, यानी कि स्याही धब्बा परीक्षण हरमन रोसा ने दिया था व्यक्तित्व मापन के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नकारात्मक व्यक्तित्व का लक्षण है, आदरणीय, अविश्वसनीय, उद्देश्य विचारशील और आदरणीय, ये सकारात्मक व्यक्तित्व के लक्षण, जबकि अविश्वसनीय नकारात्मक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सकारात्मक व्यक्तित्व लक्षणों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है, सकारात्मक व्यक्तित्व लक्षणों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है, तो इसमें महत्वाकांक्षा शामिल है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मनोविक्षुब्धता एक व्यक्तित्व लक्षण है जो निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है, मनोविक्षुब्धता एक व्यक्तित्व लक्षण है जो एक प्रकार से भावात्मक अस्थिरता की विशेषता है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से जो लोग सहमतता में उच्च होते हैं वो अधिक क्या होते हैं, जो सहमतता में उच्च होते हैं वो अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सहमत होना एक व्यक्तित्व गुण है जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा गुण शामिल होता है, तो ये इसमें से मतलब कि उसमें से कौन सा गुण शामिल है, वो होता है परोपकारिता का, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। यदि आप लिंक्डइन पर किसी नौकरी की पोस्ट देखते हैं जिसमें आपकी रुचि है, तो आप अपनी रुचि व्यक्त करने का सबसे अच्छा तरीका क्या करेंगे। सबसे अच्छा तरीका होता है, लिंक्डइन एक ऐसी वेबसाइट है जिसपे आप नौकरी की तलाश कर सकते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आप क्या करें, इसमें जो लास्ट वाला ऑप्शन है इसको पढ़ें, अपनी रुचि और योग्यता व्यक्त करते हुए पोस्ट पर टिप्पणी करें, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चंस में आप जरूरी है कि ऑप्शन को पढ़ लें, वैसे गलत हो जाएगा। सीधे जॉब पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें, नहीं। नियुक्ति प्रबंधक को मतलब कि कनेक्शन अनुरोध यानी कि फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें, नहीं। रुचि दिखाने के लिए पोस्ट को लाइक करें, नहीं। आप क्या करें, अपनी रुचि और योग्यता व्यक्त करते हुए पोस्ट पर टिप्पणी कर सकते हैं, डी ऑप्शन ये सबसे जबरदस्त तरीका होता है। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की समूह चर्चा का उद्देश्य विभिन्न दृष्टिकोणों का पता लगाना तथा आम सहमति तक पहुंचना होता है। बताइए किस प्रकार की समूह चर्चा का उद्देश्य विभिन्न दृष्टिकोणों तक का पता लगाना और आम सहमति तक पहुंचना होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा समूह समस्या समाधान, राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे किस प्रकार की समूह चर्चा किसी विषय के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करने पर केंद्रित होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसको बोलते हैं संगोष्ठी। संगोष्ठी जो होती है ऐसी समूह चर्चा होती है जो किसी विषय के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करने पर केंद्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे एक संगोष्ठी जो सामान्यतः शामिल है, एक संगोष्ठी जो शामिल होता है एक एकल वक्ता जो किसी विषय को प्रस्तुत करता है सभी के सामने, उसी को संगोष्ठी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से फिश बाउल चर्चा क्या होती है, फिश बाउल चर्चा के बारे में बताएं। फिश बाउल चर्चा किसे कहते हैं, फिश बाउल चर्चा, फिश बाउल चर्चा जो होती है बेटा इसमें क्या होता है, प्रतिभागी जो होते हैं, फिश बाउल चर्चा जो होती है इसमें क्या होता है, इस बाउल चर्चा में क्या होता है, कुछ प्रतिभागी जो होते हैं गोल घेरे में बैठते हैं और चर्चा करते हैं इसमें,
ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस बाउल चर्चा बेसिकली किसी विषय पर गहरी जो है केंद्रित चर्चा करने की वजह से की जाती है। इसमें सहभागिता बढ़ती भी रहती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। यानी प्रतिभागी घेरे में बैठ करके किसी विषय पर चर्चा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, उसी को फिश बाउल कहते हैं। अगला क्वेश्चन से समूह चर्चा में पहला चरण क्या है? समूह चर्चा में जो पहला चरण होता है बेटा, वो दूसरों के दृष्टिकोण को सुनना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से समूह चर्चा में आइस ब्रेकर की क्या भूमिका होती है? समूह चर्चा में आइस ब्रेकर की भूमिका होती है मैत्रीपूर्ण वातावरण बनाना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समूह चर्चा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? समूह चर्चा का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? आपसी निर्णय या समाधान पर पहुंचना। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, समूह चर्चा में प्रतिभागियों का मूल्यांकन निम्न आधार पर किया जाता है। किस आधार पर? समूह चर्चा में प्रतिभागियों का जो मूल्यांकन होता है वो उनके सुनने का कौशल और भागीदारी पर डिपेंड होता है। सुनने का कौशल और भागीदारी। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आ चुका है, समूह चर्चा में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कौशल है? समूह चर्चा में प्रमुख कौशल इनमें से होता है अशाब्दिक संप्रेषण। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। किस प्रकार की समूह चर्चा में प्रतिभागी अपने व्यक्तिगत अनुभव एवं राय साझा करते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क उद्वेलन में, डी ऑप्शन। एक पैनल चर्चा में प्रतिभागी किसी विशिष्ट विषय पर अपने विचार को साझा करते हैं। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा आंखों से संबंधित अशाब्दिक संचार का अध्ययन करता है? आंखों से संबंधित यानी जो उसको बोलते हैं ओक्यूलेसिक्स। आंखों से संबंधित को क्या बोलते हैं? ओक्यूलेसिक्स बोलते हैं। क्रोमेटिक्स रंगों का अध्ययन करता है, ठीक है। क्रोनेमिक्स जो होता है ये समय के साथ बातचीत होती है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो क्रोनेमिक्स समय से संबंधित होता है। आल्फेटिक्स गंध की भावना से जुड़ा होता है। ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंखों के माध्यम संबंधित अशाब्दिक संचार होता है? ओक्यूलेसिक्स होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा रंगों से संबंधित संप्रेषण विज्ञान है? रंगों से संबंधित संप्रेषण विज्ञान को हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिक्स बोलते हैं। क्रोमेटिक्स जो होता है रंगों से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा समय के साथ प्रयोग संबंधित अशाब्दिक संचार होता है? तो समय के साथ जो होता है उसको बोलते हैं क्रोनेमिक्स, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्रोनेमिक्स, क्रोमेटिक्स, ओक्यूलेसिक्स, हैपेटिक्स, इसके बारे में बताएं आप लोग। देखिए यही यही ये चीजें परेशान करती, तो इसको आप एकदम से रट लीजिएगा। ये क्वेश्चन परीक्षा में खूब पूछा आता है। ये सब गैर मौखिक संचार के अंग होते हैं, ठीक है। ये शब्दों के बिना संचार को दिखाते हैं, जैसे कि समय, रंग, आंखों की गति, स्पर्श, इनके माध्यम से होता है। जैसे जो क्रोनेमिक्स होता है बेटा, क्रोनेमिक्स वो समय का उपयोग करता है। क्रोनेमिक्स क्या करता है? क्रोनेमिक्स आपका समय का उपयोग करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कि देरी से पहुंचना या फिर जल्दी पहुंच जाना, ये सब समय हिसाब। इसके अलावा होता है क्रोमेटिक्स। क्रोमेटिक्स रंगों का संचार में प्रयोग करना, ठीक है। जैसे लाल रंग चेतावनी को दिखाता है, नीला रंग विश्वास को दिखाता है, ठीक है, हरा रंग शांति का प्रतीक है, ये सब चीजें। तीसरा होता है आपका जैसे ऑक्यूलेसिक्स, ये आंखों के माध्यम संचार होता है, जैसे कि घूरना, नजरें चुराना, किसी से आंख मिलाना, ठीक है, ये सब चीजें। जैसे आप देखते हैं, ऐसे आप किसी से अगर नजरें मिला करके बात करें तो इसका मतलब आत्मविश्वासी हैं। आप नजर चुरा रहे हैं, इसका मतलब आप शर्मसार हैं या कुछ दिक्कत है। हाइपेटिक सोचा स्पर्श के माध्यम, छू करके पीठ थपथपा दो, किसी का गले मिल लो, हाथ पकड़ लो, इस तरीके से बातचीत करना, अपनापन फीलिंग लाना, वो सब चीजें होती है। तो ये चीज समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्रोनेमिक्स का उदाहरण। क्रोनेमिक्स में क्या होता है? क्रोनेमिक्स का उदाहरण समय भाषा होता है, ठीक है। जैसे आप देखते हैं कार्य का समय, बातचीत का समय, वेटिंग टाइम, ये सब। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्रोनेमिक्स को समय भाषा भी कहते हैं, टाइम लैंग्वेज कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन, गंध की भावना से जुड़े अशाब्दिक संचार को क्या कहते हैं? गंध से जुड़े जो भावना होती है उसको बोलते हैं आल्फेटिक्स। ये क्या बोलते हैं बेटा? आल्फेटिक्स बोलते हैं। क्योंकि हैपेटिक्स तो स्पर्श का होता है, क्रोमेटिक्स जो होता है, क्रोमेटिक्स रंगों का होता है, क्रोनेमिक्स जो होता है समय का होता है, ठीक है। तो आल्फेटिक्स जो है वो गंध की भावना से जुड़ा हुआ है। अंतरराष्ट्रीय संकेत भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक चेहरे का भाव है? सकारात्मक चेहरे का भाव होता है सुनते समय सिर को हिलाना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सीधी शारीरिक मुद्रा क्या दर्शाती है? सीधी शारीरिक मुद्रा की अगर बात की है तो आत्मविश्वास को दर्शाती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक चेहरे की अभिव्यक्ति दर्शाता है? तो नेत्र संपर्क बनाए रखना, लगातार नेत्र संपर्क, आई कांटेक्ट रहेगा, यानी आत्मविश्वासी हैं। बातचीत करते समय यही जरूरी भी होता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर मौखिक संकेतों का एक विशिष्ट उदाहरण है जिसमें आवाज में परिवर्तन, दर, मात्रा, ठहराव इसका उपयोग शामिल करा जाता है? इसी को पार भाषा कहते हैं। क्या बोलते हैं? पार भाषा बोलते हैं इसी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाइपैटिक्स अशाब्दिक संचार है जो एक रूप में संवाद करने के लिए स्पर्श का प्रयोग करते हैं, छू करके, पीठ थपथपा करके, गले मिल करके। ठीक है, ये सब सभी तरीके से। अगला क्वेश्चन है, अशाब्दिक संचार में स्पर्श स्पर्श व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? हाइपैटिक्स कहते हैं। शारीरिक भाषा, हाव भाव, मुद्राएं, चेहरे के भाव तथा शारीरिक गतिविधियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं दैहिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज। डी ऑप्शन। ये सब क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए अब की बार। संवारना अशाब्दिक संचार का एक विशिष्ट रूप है। संवारना जो होता है, एक प्रकार संवारना एक अशाब्दिक संचार का एक विशिष्ट रूप है। इसका मतलब होता है ए यानी सचेत है। सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गैर मौखिक संचार का मुख्य तत्व है? तो गैर मौखिक संचार का मुख्य तत्व है वक्ता का इशारा या गति। ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित को छोड़ करके सभी गैर मौखिक संचार में हो सकते हैं। देखिए, फोन संदेश जो है मौखिक संचार होता है, बाकी इशारा, चेहरे का हाव भाव और स्पर्श ये गैर मौखिक संचार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संचार में आवाज का सुर, शारीरिक भाषा, चेहरे का भाव ये सब शामिल होता है, उसको अशाब्दिक संचार कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप लोगों ने लगभग 100 क्वेश्चंस को समझ लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। तीव्र गति से ऐसे ही कल हो सकता है लाइव क्लास भी आपके लिए ला दूं मैं। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को करिकुलर मास्टर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी वीडियो मिलती रहती है। धन्यवाद।